डाल्टन के समय नंबर्स ऑफ एलिमेंट कम थे, तो कम होने के नाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग सिंबल ऐसे 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 बना दिया कि नहीं। तो अब अगर हम ऐसे ऐसे अलग अलग सिंबल बनाएंगे तो अब हमारे पास इस समय कितने एलिमेंट हो गए हैं, 118। अभी और कितने बढ़ेंगे कोई नहीं जानता है, समझ रही हो ना। तो अब इतने का अलग अलग सिंबल याद रख पाना क्या संभव है इस तरह से? नहीं। तो जिस समय खोजा गया था तो मात्र बहुत कम एलिमेंट थे, तो कम एलिमेंट के नाते उन्होंने अलग अलग ऐसे दे दिया। तो हमको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा ट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखो तो हर चीज का शॉर्टकट चलता है कि हाँ NM है, HM है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, हर चीज का शॉर्टकट है। अगर किसी को बोला रहता है गुड मॉर्निंग तो पूरा ना लिख करके वो GM लिख देता है, ऐसे लिख देता है, हर चीज का शॉर्टकट है। GM लिखा है मतलब गुड मॉर्निंग हुआ, इस टाइप का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। नाइट लिखना है तो वो NI8 लिख देता है, पता नहीं क्या क्या लिखता है, हर चीज का शॉर्टकट है। तो इसको हम समझ जा रहे हैं। तो उस समय भी लोग क्या कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे कि ऐसा कुछ रखा जाए, क्या रखा जाए, ऐसा कुछ रखा जाए सिंबल वगैरह जो भी, कि वो लोगों को क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। तो आगे चल करके जो है ये देखो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, इनका नाम है, अब इतना खतरनाक नाम तो हम लेंगे नहीं, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे JJ बर्जेलियस। इन्होंने जो है बनाया, एक रूल बनाया, कहा कि क्या बोला कि आर द फर्स्ट लेटर एन अनदर लेटर्स एंड द नेम ऑफ एलिमेंट्स यूज द सिंबल। इन्होंने बोला कि मानकर चलो अगर हमको किसी का वो बनाना है, सिंबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मॉडर्न सिंबल ऑफ, इसी को मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट बोला गया। अगर सिंबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर इज अनदर लेटर इज इंग्लिश नेम इज लैटिन वगैरह वगैरह। जब ये बनाया गया तो इन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा यही क्या होगा, इसका सिंबल होगा, क्या होगा, सिंबल होगा। जैसे अब आज अगर मान लो नाइट्रोजन है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, N, तो N क्या हो गया, नाइट्रोजन का सिंबल हो गया। अब आगे जो है थोड़ा सा दिक्कत आ गया कि जैसे नाइट्रोजन है उसी टाइप से आ जा रहा था सोडियम का लैटिन नाम था नेट्रियम। और ये जो है इन्होंने प्रायोरिटी दी थी सिंबल नेम को नहीं, लैटिन नेम को। बोला था कि लैटिन नेम का ही हम फर्स्ट वर्ड लेंगे। तो इस नाइट्रियम में भी N पहले आ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर नाइट्रोजन का N ले लिया तो इसमें हम दो लेंगे, पहला और दूसरा। तो दूसरे वाले का जो है पहले का कैपिटल लो, दूसरे वाले को स्मॉल लेकर के लिख देंगे, तो ये हमारा दूसरे का सिंबल बन गया। हाँ बोलो। एक चीज हमेशा याद रखना, तो जो नाम की प्रायोरिटी दी गई थी, नाम की प्रायोरिटी किसे दी गई थी, नाम का जो लेटर हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, लैटिन नेम का, ठीक है, लैटिन नेम का ही यूज करेंगे, याद रखना। अब इसमें कुछ इसके क्या दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं ये सिंबल्स, नाम और उसके सिंबल्स दिए गए हैं जो हमको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, लिख लेना और लर्न कर लेना। जैसे यहाँ पर यूरेनियम U है, कोबाल्ट का CO है, आयरन यहाँ पर देखो आयोडीन का क्या है, I है, क्रिप्टॉन का KR है, ब्रोमीन का BR है, निकल का NI है, मैग्नीज का MN है कि नहीं है? चलो अब देखो मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन देयर इज एराइज द सिंबल डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो लैटिन नेम वाले यही लिखे हुए हैं। सोडियम को बोलते हैं नाइट्रियम, पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, आयरन को फेरम, कापर को क्यूप्रम, सिल्वर को अर्जेंटेनम, और गोल्ड को आरम, और मरकरी को Hg यानी हाइड्रागेरियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रागेरियम। और उसका लेड का क्या होता है, प्लम्बम। और टीन का क्या होगा, स्टेनम, क्या होगा, स्टेनम। अभी इसमें एक नहीं दिया हुआ है, एंटीमनी। क्या होता है, एक होता है एंटीमनी, क्या होता है, एंटीमनी, उसका होता है SB, क्या होता है, SB। इसको बोलते हैं स्टैबम, क्या बोलते हैं, स्टैबम। जिसको IUPAC का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिखो
किसका होता है IUPAC को माना गया है IUPAC को चलो इसके बाद देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अगर एलिमेंट को देखा जाए तो एलिमेंट का अंदर क्या होता है मैंने बताया था ना न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन हमने बताया था नहीं ये वाली बात बताया है कि नहीं बताया तो घर का वेट काउंट करोगी कि बाहर का वेट मतलब उसके अंदर रहने वाले लोगों का कोई उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं समझे? नहीं समझे। मान लो बैग है, बैग के अंदर बहुत सारा सामान रखी हुई हो, बैग के अंदर अगर एक पेन डाल दो तो क्या बैग के वेट पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं, इस पेन को जो है हम बोल सकते हैं ना नेग्लेजिबल, इसको बोल सकते हैं ना कि इसका वेट क्या होगा नेग्लेजिबल होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 क्या होता है केजी, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी क्या होता है -31 केजी। और प्रोटॉन का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट जो होते हैं ये 1.673 इंटू 10 की पावर -27 केजी क्या होता है -27 केजी। और जो न्यूट्रॉन का वेट होता है वो होता है 1.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 केजी, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10 की पावर -31 है, यानी 10 की पावर -5 टाइम्स और कम है। तो इतना कम होना तो क्या इसको काउंट करने लायक है? नहीं। तो जो वेट अगर हम बोले किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो वेट होता है वो किसका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के वेट के बराबर होता है, यही ना। अगर न्यूक्लियस का वेट देखो तो न्यूक्लियस का वेट देखो कितना ज्यादा है और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का वेट क्या है बिल्कुल कम है, ना के बराबर। समझ गई? समझ में आया? आगे बढ़े। क्यों जी? हाँ सर बढ़िया। उसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है कार्बन 12 ऑफ एटम इज दैट द विच ऑफ द 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन सो दैट द नंबर ऑफ द कार्बन 12। इसीलिए हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्बन 12 किसके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है नेग्लेजिबल होता है, उसका वेट क्या होता है बहुत ज्यादा कम होता है। ये देखो ये जो वेट दिया गया है किसका वेट दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का वेट दिया गया किसमें ग्राम में। तो जब इस पे जो है 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी में बदल जाएगा, है कि नहीं है? देख लो जो बताएं समझ में आ रहा है ना। तो हम जो वेट अगर हम मानते हैं वो किसका मानते हैं हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट मानते हैं, ठीक है। एटम हैज असाइन द एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसी को बोलते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट। यानी किसी का भी मास अगर देखा जाएगा तो किसको मापेंगे हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक यूनिट का मास देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर लिख दे 12 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होगा एक मास ऑफ कार्बन 12 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर लिखे 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या आएगा 1 मास ऑफ कार्बन 12 होगा कि नहीं। कार्बन 12 एटम लिखेंगे, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं 12 AMU बराबर 12 एटॉमिक मास यूनिट बराबर एक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसी 12 को इधर लेकर के चला आया है तो ये हमारा आ गया है 1, क्या आ गया है 1। तो यही 1 हमारा बनेगा 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या लिखेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम,
ठीक है, यानी किसी के भी मास को अगर निकालना है तो एक यूनिट का, अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1/12 कार्बन मास ऑफ 12 के बराबर होगा। ठीक है, कार्बन वाले एलिमेंट का निकालना है तो हमको 1 मास ऑफ से 1/12 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 1 मास ऑफ मास यूनिट, यानी 1 यूनिट इज डिफाइंड एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, अगर हमको उसका निकालना हो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना लिखेंगे जी? 1U इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/14 द मास ऑफ नाइट्रोजन 12, ये लिखेंगे ना। नाइट्रोजन का कितना होता है 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उसके अंदर। हाँ सर। ठीक है, जैसे कार्बन का बना रहे हो वैसे नाइट्रोजन का भी बन सकता है, लेकिन हम ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं, हमेशा कार्बन को देते हैं। ये हो गया तुम्हारा खत्म, यहीं तक तो ये है, पीडीएफ खत्म हो गया। हाँ हाँ पीडीएफ यही देखो 13 पेज खत्म। तो फोटो नहीं खींचा था क्या भैया उसके बाद? शायद नहीं खींचा होगा, 13 ही पेज खींचा था, तब क्या करें, अब हो गया यहाँ तक। हाँ सर। आज वैसे 6-7 पेज चल गया है ना। अब उसका आगे वाला जो है पीडीएफ बना करके भेज देना, कल ले लेंगे। सर भैया जाएगा तो बुकिया भिजवा देंगे। घर से पीडीएफ बनाकर भेजो, खींच करके बुक भेजोगी। हाँ सर। सर ये बिना कैम स्कैनर के नहीं बना सकते क्या? क्यों नहीं, साफ खींच करके बिना कैमरे स्कैनर के बना दो, क्या दिक्कत है? बस ये रहे साफ रहे, साफ खींच के भेजो। हाँ तुमको रील्स देखने से फुर्सत थोड़े है। सर इंस्टाग्राम आप डाउनलोड। हाँ सर। ठीक है, एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन अ 2 वेज, इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन अ फॉर्म ऑफ आयंस। एटम जो एग्जिस्ट करता है या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम H2O को अगर हम इसको निकाले तो इसमें से ये या तो ऐसे निकलेगा, हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन गैस अलग निकलेगा। ठीक है, या फिर हम इसको हम निकालते हैं, अगर देखें तो इसको हम बोल सकते हैं ये H+ आयन निकलता है और ये OH आयन निकलता है, OH माइनस निकलता है। ठीक है, या तो H+ आयन निकलेगा या फिर OH माइनस आयन निकलेगा। ठीक है, ये दो फॉर्म होते हैं क्या टूटने के। हाँ, जनरली ये लिक्विड के अंदर टूटता है और ये किसमें होता है बाहर। चलो उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल्स एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन एटम्स केमिकल बाउंडेड टुगेदर। यानी क्या रहेगा कि अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या रहेंगे, 2 एलिमेंट रहेगा या फिर 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, या तो हम बोले H2 या फिर बोल सकते हैं S8 या फिर हम बोल सकते हैं S4 P4, ये सब क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म है। और इस पर जो है अगर हम देखें तो इस पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर इनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ये न्यूट्रल बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? न्यूट्रल, मतलब इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब हम इस पर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें। ठीक है, समझ रही हो ना? तो इनका स्पीड चेंज होगा ना, मतलब कोई भी इफेक्ट, इस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, यानी बोल सकते हैं अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत सबसे छोटा नहीं, बहुत छोटा है एलिमेंट। या तो वो किसके रूप में होगा, एलिमेंट के रूप में होगा या फिर कंपाउंड के रूप में होगा। विच हैज द प्रॉपर्टी दैट द सब्सटेंस कैन बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में जो हमको मिलता है ना, नेचर में हमको जो फ्री स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल्स मिलता, कोई भी चीज मिलता है फ्री स्टेट, मतलब सॉरी नेचर में फ्री स्टेट में अगर कोई भी सब्सटेंस हमको मिलता है तो 2 ही फॉर्म में मिलता है। किसमें? या तो एलिमेंट में मिलेगा या कंपाउंड में मिलेगा या फिर गैसियस फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से मिलेंगे ना।
हाँ सर। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मानकर चलो हमको शुद्ध कार्बन मिल जाए। शुद्ध कार्बन कभी मिलता है? नहीं मिल पाता है। जनरली हमको कार्बन के साथ या फिर CS2 मिलता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। मतलब प्योर कार्बन मिल जाना या फिर प्योर कोई भी चीज प्योर मिल जाना क्या होता है, मतलब जरूरी नहीं है। अब मानकर चलो अगर तुम बाजार से सोना खरीद के लेकर आ रही हो, तो सोना कुछ दिन रख दोगी तो उस पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, जिससे वो काला पड़ जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्योर क्या है, प्योर सोना नहीं है। सोना के साथ उसके ऊपर क्या क्या चढ़ गए हैं, मतलब रस्ट पार्टिकल्स भी चढ़ गए हैं, और भी बहुत सारे उसमें सिल्वर कलर की कोटिंग आ गई है, कोई और कोटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। कोई भी चीज क्या होती है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलती हमको। किस फॉर्म में मिलती है? कंपाउंड फॉर्म में या फिर एलिमेंट फॉर्म में मिलती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। Molecules can be formed either be combined, and the same elements are the different elements depending upon molecules of elements and the molecules combines discuss below। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, molecules of element के बारे में पढ़ते हैं। The molecule of element contain two similar atom is chemically combined together। molecules of an element, एक molecules के एक एलिमेंट में जो है दो या दो से अधिक क्या होते हैं, आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करके क्या बनाए रहते हैं, क्या रहते हैं, एलिमेंट। मतलब एक मॉलिक्यूल में कभी दो एलिमेंट सेम रहेंगे या फिर दो से ज्यादा रहेंगे। अब मान लो बात करें अगर P4 की, तो इसमें कितने एलिमेंट है, फास्फोरस के 4 एलिमेंट है ना। अब बात एलिमेंट की सर है। एलिमेंट और हाँ, सल्फर की बात करें तो सल्फर में कितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। सल्फर, इसके अंदर एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे ना। और इसमें जो है बात करें इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें सल्फर के 8 एलिमेंट हैं। आपस में कंबाइंड करके इन्होंने क्या बना रखा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रखा है। क्या फॉर्म कर रखा है, मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म कर रखा है, मॉलिक्यूल। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर एट द रिटन लाइक H2। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल, नॉट अ सिंगल एटम H। हाइड्रोजन गैस जो बनता है वो H2 से बनता है, सिंगल H नाम की कोई चीज प्रेजेंस नहीं होती है। दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। समझ गई? हाँ सर। उसी तरह से नाइट्रोजन भी, क्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी देखोगे तो ये भी किस फॉर्म में मिलते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल फॉर्म में। मॉलिक्यूल समझ में आया हाँ सर। अच्छे से? देखो हाइड्रोजन के अगर हम देखेंगे ध्यान से, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा जो रिएक्शन करते हैं अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो अगर देखें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ठो और हाइड्रोजन के पास दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों के पास देखें तो इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं एक एक। हमको पता है कोई भी चीज स्टेबल होती है, स्टेबल होने के लिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। हर चीज स्टेबल होना चाहती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करे, ये हाइड्रोजन जो है एक दूसरे का साझा कर लेंगे, ये इसके साथ ले लेगा एक ठो और ये इसका एक ठो ले लेगा और क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है। तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन से इसको दे देता है और इसका 3 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेता है। तो जिसके थ्रू ये कितने ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, कौन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, सीएल किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है। ये इसका क्या फॉर्मेशन दिया हुआ है। वैसे वैसे अभी तुमको बॉन्ड की जरूरत है नहीं, लेकिन हल्का सा तुमको समझा दिया। ठीक है। कोई दिक्कत, लिखना हो तो लिख लिया करो, नहीं लिखना हो तो कोई बातें नहीं, हम मिटा देते हैं इसे भी। ऑक्सीजन का एक और एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्या, O3, ओजोन। ठीक है। ओजोन एग्जिस्ट आर द फॉर्म ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। और देखा जाए फास्फोरस एग्जिस्ट फ्रॉम P4, बार बार हम नाम लेते हैं P4 मॉलिक्यूल्स, और 8 पर सल्फर एग्जिस्ट करता है S8, नाम ले रहे थे कि नहीं बार बार, इज द, उसके बाद से ये सब एग्जिस्ट करते हैं। जायंट मॉलिक्यूल्स वेरी ऑफ द बिग मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे होते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन आते हैं, ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स वगैरह आते हैं, बहुत बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं द नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में एन एटम एलिमेंट हैव कॉल्ड एटॉमिसिटी बोलते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, क्या बोलेंगे, ठीक है। द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1, मतलब नोबल गैस में जैसे हम देखें तो नोबल गैस हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगल फॉर्म, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते हैं। ये हमको जो है ये एलिमेंट, ये हमको ये गैस, ये इनका जो है बिना पेयर बनाए ये गैसियस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी गैस है, और ये क्या स्टेबल है, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये अपने आप से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हीलियम, नियान, ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और इनका अगर देखा जाए तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर नाइट्रोजन की देखी जाए तो कितनी होती है, 2 होगी। P4 की देखे जाए तो फास्फोरस की 4 होगी। मतलब जितने उसके अंदर वो कंबाइंड करके वो बनाते हैं क्या, वो उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। हाँ बोलो सर। नाइट्रोजन का तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का 2 कैसे होगा? 2 नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड हो रहा है ना, तो 2 हो गई एटॉमिसिटी। अच्छा ठीक है। हाँ वही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो द ऑटोमेटिसिटी, देखो ऑटोमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ मेटल एलिमेंट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा टेकन हैज अ B1। मतलब जो भी एलिमेंट रूप में हम यूज करते हैं जिनका, उनका एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी, और जो पेयर में यूज करते हैं उसकी 2 होगी। और कार्बन का भी एलिमेंट है, उसका भी एटॉमिसिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ईच का कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन, ओजोन का कितना होगा, ओजोन का 3 यूज कर रहे हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अभी तो बताया नाइट्रोजन का कितना होगा, अभी तो बताया 2, बताया ना। हाँ नाइट्रोजन का 2, सल्फर का बताओ। तो सल्फर का 8 होगा। हाँ 8 भी होता है, 2 भी होता है, S2 भी होता है, ठीक है। कर लोगी। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितना होगा, 4, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर 8, देखो देख रही हो कि नहीं देख रही हो, सब लिखा हुआ है। हाँ उसके बाद देखते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन कंटेन्स 2 or more than different types of atoms chemically combined together, ठीक है। कैसे ये जोड़ते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, कंपाउंड्स। अभी बताएं क्या सर, ये कैसे जुड़ते हैं। सर आपकी मर्जी। चलो आज हम तुमको एक काम देते हैं, उसको करना है। बोलिए सर। लेकिन अगर चलो देखो, हमेशा जो होता है ना, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है, जो भी रिएक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है। हाँ सर थोड़ा वो क्या बोलते हैं, अपना जूम में देखिए वीडियो कितनी